बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज के एचआरएम के लेक्चर में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है कैरियर मैनेजमेंट। इसमें बेसिकली हम कैरियर को डिफ़ाइन करेंगे, कैरियर प्लानिंग के बारे में बात करेंगे और डिफरेंट मेथड्स जो कैरियर मैनेजमेंट में यूज़ किए जा सकते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सो अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कैरियर को अगर डिफ़ाइन करें तो इट्स अ जर्नल कोर्स ऑफ एक्शन अ पर्सन चूज़ टू परसू थ्रू आउट हिज और हर वर्किंग लाइफ। बेसिकली वो एक्शन जो कोई भी इंडिविजुअल अपनी वर्किंग लाइफ के दौरान परफॉर्म कर रहा होता है, ये चूज़ करता है, तो हमने कहा वो उसका क्या कार्य होता है, वो कैरियर को डिफ़ाइन किया, उसका कैरियर को डिफ़ाइन कर रहे होते हैं। बेसिकली कैरियर को एक और तरह से भी डिफ़ाइन यूँ करते हैं कि वो तमाम एक्शन जो आप वर्किंग ईयर्स के दौरान परफॉर्म कर रहे होते हैं, जो आपके ऑक्यूपेशन से रिलेटेड होता है, वो बेसिकली आपका कैरियर होता है। कैरियर में बेसिकली जो जॉब या टास्क जॉब्स आपने परफॉर्म की होती हैं वो इंक्लूडेड होती हैं। टाइटल एज अ जॉब होल्डर जो आपने ऑब्टेन किए होते हैं वो इंक्लूडेड होते हैं। और जो आपने काम परफॉर्म किया होता है एक अपने ऑक्यूपेशनल पीरियड के दौरान या वर्किंग लाइफ के दौरान जो भी काम परफॉर्म किया होता है वो भी आपके कैरियर का हिस्सा होता है। अगर इसको जर्नल लैंग्वेज में डिफ़ाइन करें या एग्जांपल के थ्रू अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई भी इंडिविजुअल है या पर्सन है, वो लॉयर बनना चाहता है, तो हमने कहा वो जब लॉयर बनना है तो हमने कहा LLB करेगा, फिर प्रोफेशनल लाइफ में एंटर होगा। जब प्रोफेशनल लाइफ में एंटर होगा, वर्किंग लाइफ में एंटर होगा, तो हमने कहा उसने अपना कैरियर चूज़ कर लिया। यानी अब एज अ लॉयर वो डिफरेंट फर्म्स के लिए या डिफरेंट लॉ ऑफ एरिया में काम करेगा, अपनी वर्किंग लाइफ परफॉर्म कर रहा होगा। तो हमने कहा जो डिफरेंट काम परफॉर्म कर रहा होगा, डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर रहा होगा, बेसिकली उसके कैरियर को डिफ़ाइन कर रहे होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास कैरियर प्लानिंग। कैरियर प्लानिंग बेसिकली क्या है? ये वो प्रोसेस है जिसके थ्रू इंडिविजुअल्स या एम्प्लॉई अपने कैरियर के गोल्स को सेट करते हैं और वो मीन्स भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं जो उन गोल्स को अचीव करने के लिए वो यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली इसको हम यूँ डिफ़ाइन करते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल अपने वर्किंग लाइफ के जब अपनी वर्किंग लाइफ को प्लान कर रहा होता है, वो प्रोसेस जो अडॉप्ट कर रहा होता है कि क्या कैरियर अडॉप्ट करना चाह रहा है और उस कैरियर या में वो परसू कैसे करेगा, क्या एक्शन परफॉर्म करेगा और जो गोल्स उसने सेट किए हुए हैं वो कैसे अचीव करेगा। तो हमने कहा ये सारा प्रोसेस कैरियर प्लानिंग कहलाता है। कैरियर प्लानिंग में बेसिकली कोई भी पर्सन जो अपनी होता है इंटरेस्ट या एबिलिटीज़ को भी एवेल्यूएट कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी भी प्रोफेशन को एज अ कैरियर अडॉप्ट करना है, उस वर्किंग लाइफ उसमें स्टार्ट करनी है, एज अ लॉयर बनना है, डॉक्टर बनना है, एज अ अकाउंटेंट काम करना है, तो हमने कहा उसके लिए आपका इंटरेस्ट भी उसमें होना चाहिए और आप अपनी एबिलिटीज़ को भी देख रहे होते हो कि आइदर कि मेरे पास इतनी एबिलिटीज़ हैं कि मैं एज अ अकाउंटेंट काम कर सकूँ या रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन भी मेरे पास है, या मेरा इस एरिया में इंटरेस्ट है कि मैं इसको एज अ कैरियर अडॉप्ट कर सकूँ। तो कैरियर प्लानिंग में बेसिकली आप अपनी एबिलिटीज़ और इंटरेस्ट को एवेल्यूएट कर रहे होते हो और दूसरे कैरियर अपॉर्चुनिटी देख रहे होते हो, ऑल्टरनेट क्या आपके पास अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल अगर आप एज अ अकाउंटेंट काम करना चाह रहे हो तो अल्टरनेट क्या है कि हमने कहा आपने अपनी स्किल्स या एबिलिटीज़ को एवेल्यूएट किया, अपने इंटरेस्ट को एवेल्यूएट किया। अगर आपने जब एवेल्यूशन कर रहे थे तो आपने एक जिसको कहते हैं ना, आपके पास एक प्लान बी होना चाहिए या एक सेकंड चॉइस होनी चाहिए कि अगर इसको मुझे छोड़ना पड़े तो मैं सेकंड चॉइस क्या होगी, तो वो भी बेसिकली आप कंसीडर कर रहे होते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मैं डॉक्टर नहीं बनूंगा तो मैं क्या करूँगा, मैं इंजीनियरिंग की तरफ चला जाऊँगा या कुछ और कर लेंगे। तो हमने कहा वो भी बेसिकली जब कैरियर को प्लान कर रहे होते हो तो इस चीज़ को भी देख रहे होते हो। फिर अपने कैरियर गोल एस्टेब्लिश करते हो और गोल्स और प्लान इस्टेब्लिश करने के बाद प्रैक्टिकली आप काम की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं। कैरियर प्लानिंग प्रोग्राम की बेसिकली ये एक्सपेक्ट किया जा रहा होता है कि जब आप कैरियर प्लानिंग प्रोग्राम प्रॉपर्ली मैनेज कर रहे होते हो तो ये डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं जो उसे अचीव करने चाहिए। सबसे पहले है मोर इफेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ अवेलेबल टैलेंट। आपके पास जितने भी जो एम्प्लॉई काम कर रहे हैं या जो इंडिविजुअल हैं, हर एक का डिफरेंट टैलेंट होता है। जब वो अपने कैरियर
प्लानिंग पे काम करते हैं, दैट मीन कि वो अपनी स्किल्स या एबिलिटीज़ को एवेल्यूएट कर रहे होते हैं, अपने इंटरेस्ट को एवेल्यूएट कर रहे होते हैं कि जिस स्पेसिफिक एरिया में उनका इंटरेस्ट होता है या एबिलिटीज़ मैच कर रही होती हैं, जब वो उसमें परस्यू करते हैं अपना कैरियर, तो हमने कहा वो कंपनी के लिए एक एसेट की तरह साबित होते हैं, कंपनी के लिए वैल्यूएबल चीज़ होते हैं। तो हमने कहा कैरियर प्लानिंग इस चीज़ में हेल्प आउट कर रही होती है कि जो आपका टैलेंट है उसको इफेक्टिवली यूज़ किया जा सके। ये एम्प्लॉय के लिए एज अपॉर्चुनिटी होती है, सेल्फ अप्रेजल अपॉर्चुनिटी होती है कि एम्प्लॉय को अपनी जब स्ट्रेंथ वीकनेस को एवेल्यूएट कर रहे हैं तो वो ये डिसाइड कर सकते हैं कि अपने कैरियर पाथ कैसे चूज़ करना है और कौन सा चूज़ करना है। बेसिकली जब अपनी स्किल्स एबिलिटीज़ वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो डिफरेंट डिवीजन्स के अंदर या जियोग्राफिकल लोकेशन के अंदर जो आपके ह्यूमन रिसोर्स है, यानी जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, उनको आप बेच सकते हैं उनकी स्किल्स के अकॉर्डिंगली, उनकी एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंगली, और ताकि वो ज़्यादा एफिशिएंटली और इफेक्टिवली काम कर सकें। जब एम्प्लॉई अपना कैरियर अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर रहे होते हैं, तो हमने कहा बेसिकली जब अपनी मर्ज़ी से वो अपना कैरियर चूज़ करते हैं, अपनी स्किल्स को देखते हुए, अपनी एबिलिटीज़ को देखते हुए, तो उनका सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत इंक्रीज़ कर जाता है और वो ज़्यादा बेटरली काम कर रहे होते हैं। उस कैरियर में अगर उन्हें कोई डेवलपमेंट या ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो उसको भी असेस किया जा सकता है। परफॉर्मेंस को इनकी इम्प्रूव किया जा सकता है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर सकते हैं उन्हें। जब कैरियर को प्रॉपर्ली प्लान किया जाता है तो एम्प्लॉय की लॉयल्टी या मोटिवेशन इंक्रीज़ हो जाती है कंपनी के साथ, और कंपनी को छोड़ के नहीं जाता, यानी टर्नओवर रेट कम हो जाता है एम्प्लॉय का। टर्नओवर बेसिकली क्या, एम्प्लॉय जब कंपनी को छोड़ के जाना स्टार्ट कर देते हैं। जब वो कैरियर अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर रहे हैं, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली चूज़ कर रहे हैं, तो हमने कहा कंपनी के साथ उनकी लॉयल्टी बिल्ड हो जाएगी, बाइंडिंग बिल्डअप हो जाएगी, तो वो कंपनी को छोड़ के नहीं जाएंगे, उनका टर्नओवर रेट डिक्रीज़ कर जाएगा। बेसिकली कैरियर प्लानिंग के थ्रू हम ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि किसी पार्टिकुलर एम्प्लॉई ने जो कैरियर अडॉप्ट किया है या चूज़ किया है उसमें उसे ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है, डेवलपमेंट रिक्वायर्ड है, उसकी उस नीड को भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि कैरियर बिगिनिंग स्टार्ट कहाँ से होती है, कैरियर प्लानिंग कहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हो। बेसिकली कैरियर प्लानिंग सेल्फ अंडरस्टैंडिंग से स्टार्ट होती है। डैट मीन कि जो इंडिविजुअल है, ये एम्प्लॉई है, वो अपने बारे में अंडरस्टैंड करे। अपने बारे में अंडरस्टैंड करने का मतलब क्या है, उसकी स्किल्स क्या हैं, उसकी एबिलिटीज़ क्या हैं, उसके इंटरेस्ट क्या हैं, उसको अंडरस्टैंड करे। जब वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करता है, दैट मीन कि वो सेल्फ असेसमेंट कर रहा है, यानी अपने बारे में लर्न करना। जब आप अपने इंटरेस्ट देख रहे हो, अपनी स्किल्स देख रहे हो, अपनी एबिलिटीज़ देख रहे हो, दैट मीन यू आर लर्निंग अबाउट योर सेल्फ एंड लर्निंग अबाउट आवर सेल्फ या वन सेल्फ इज, इसे हम कहीं इसको सेल्फ असेसमेंट कहते हैं। तो बेसिकली कैरियर प्लानिंग सेल्फ असेसमेंट से स्टार्ट होती है। अच्छा, आपने सेल्फ असेसमेंट कर ली, यानी आपने अपने कैरियर को डिसाइड कर लिया है और अपने गोल्स भी डिफाइन कर लिए, और आपने वो वेज भी डिटर्मिन करने हैं कि जिसके थ्रू आप वो गोल्स अचीव कर सको। सेल्फ असेसमेंट के लिए या इंडिविजुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए डिफरेंट टूल यूज़ किए जा सकते हैं। उनमें से एक है स्ट्रेंथ वीकनेस बैलेंस शीट। इसके थ्रू बेसिकली क्या होता है, ये सेल्फ एवेल्यूशन प्रोसीजर है जिसके थ्रू इंडिविजुअल्स या एम्प्लॉई अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस को एग्जामिन कर रहे होते हैं, अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं। उन्हें पता चल रहा होता है वो किस एरिया में स्ट्रॉन्ग है, किस एरिया में वीक है, उसके अकॉर्डिंगली वो कैरियर चूज़ कर सकते हैं, या अगर उन्हें ट्रेनिंग पार्टिकुलर एरिया में रिक्वायर्ड है तो उसके अकॉर्डिंगली से चूज़ किया जा सकता है। सेकेंड वन हमारे पास है लाइक एंड डिसलाइक सर्वे। इसमें बेसिकली इंडिविजुअल्स जो होते हैं, जैसे कि नाम से हमने कहा जाहिर है, अपनी पार्टिकुलर एरिया में लाइक या इंटरेस्ट को लाइक को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। हमने कहा ये तो था कि जब इंडिविजुअल बेसिस पे आप सेल्फ असेसमेंट करके अपने कैरियर के पाथ को आइडेंटिफाई कर सकते हो, कैरियर को चूज़ करने में हेल्प कर सकता है। कैरियर कौन सा चूज़ करें, इसमें हमने कहा डिफरेंट वेबसाइट्स हैं अवेलेबल है, वेब टेस्ट अवेलेबल हैं, असेसमेंट साइट्स अवेलेबल हैं जो किसी भी इंडिविजुअल को उसका कैरियर चूज़ करने में हेल्प आउट कर रही होती हैं। इंडिविजुअल्स या वेबसाइट्स के अलावा
फर्म्स भी, ऑर्गेनाइजेशंस भी कैरियर पाथ विद इन द फर्म डेवलप करती हैं ताकि एम्प्लॉय को हेल्प मिल सके कैरियर चूज़ करने में। सो ऑर्गेनाइजेशनल कैरियर प्लानिंग कहती हैं बेसिकली कैरियर पाथ इस्टेब्लिश करने का प्रोसेस डिफाइन करना विद इन द फर्म। कैरियर पाथ में बेसिकली आप अपनी कैरियर ऑप्शन को एक्सप्लोर कर रहे होते हो कि कौन सी जॉब आपको लीड कर सकती है कि बेटर जॉब आप ऑब्टेन करने में। आप लोअर लेवल जॉब से स्टार्ट कर सकते हो अपना कैरियर, और ज़्यादा एजुकेशन, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस से आप फर्दर हायर जॉब की तरफ मूव कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप CSS करते हो तो हमने कहा आपको जो जॉब मिलेगी वो 17 ग्रेड की होगी। विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी क्वालिफिकेशन, आपके एक्सपीरियंस, आपके वर्क को देखते हुए आपको प्रमोट किया जा सकता है 18, 19 ग्रेड पे। तो हमने कहा बेसिकली जो आपने कैरियर पाथ चूज़ किया वो आपको एक बेटर जॉब की तरफ ले गया। कैरियर पाथ बेसिकली होता है यही है कि वो जॉब सर्च करना जो आपको बेटर जॉब की तरफ मूव कर दे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बैंक में आप फर्स्ट डे आपकी जब पोस्टिंग हुई तो हमने कहा MTO के तौर पे हुई, उसके बाद ऑफिसर 1 बनते हैं, आप ऑफिसर 2 बनते हैं, ग्रेड 2 के ऑफिसर, देन यू मूव टुवर्ड द ग्रेड ऑफिसर 3 और हेड ऑफ द पार्टिकुलर डिपार्टमेंट। हमने कहा ये बेसिकली आपका क्या था, कैरियर पाथ था। आपने एक जॉब से स्टार्ट किया, उस जॉब ने आपको आगे आगे मूव किया, यानी आपको एक बेटर जॉब की तरफ ले गया। कैरियर पाथ बेसिकली 4 तरह के होते हैं, ट्रेडिशनल, नेटवर्क, लेटरल एंड ड्यूल। अब इनको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है ट्रेडिशनल कैरियर पाथ। ट्रेडिशनल कैरियर पाथ एम्प्लॉय प्रोग्रेस वर्टिकली अपवर्ड इन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम वन स्पेसिफिक जॉब टू द नेक्स्ट। इसमें बेसिकली क्या, जैसे मैंने भी आपको बताया कि ट्रेडिशनल पाथ क्या है कि आप लोअर लेवल जॉब से स्टार्ट करो, 1 बाय 1 एक एक स्टेप अपवर्ड मूव करते जाओ, वर्टिकली अपवर्ड मूव करेंगे तो हमने कहा कि आप बेटर पोजीशन, बेटर जॉब अटेन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि आप प्रिंसिपल बनना आपका गोल है, तो आप क्या करोगे, टिपिकली एज अ टीचर के तौर पे स्टार्ट करोगे। टीचिंग करने के साथ साथ आप एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट अगर परफॉर्म करना स्टार्ट कर दें तो हमने कहा आपने टीचिंग भी कर रहे हो, एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी परफॉर्म कर रहे हो, तो हमने कहा जब कंटिन्यूसली परफॉर्म करेंगे तो आप क्या बनोगे उसके बाद, नेक्स्ट हमने कहा हेड बन जाओगे डिपार्टमेंट का, उसके बाद वाइस प्रिंसिपल एंड देन प्रिंसिपल। तो हमने कहा 1 बाय 1 स्टेप अपवर्ड मूव कर रहे हैं, दैट ट्रेडिशनल कैरियर पाथ है। नेक्स्ट हमारे पास है नेटवर्क कैरियर पाथ। नेटवर्क कैरियर पाथ में आप बेसिकली ट्रेडिशनल कैरियर पाथ फॉलो कर रहे होते हैं, यानी अपवर्ड मूवमेंट भी फॉलो कर रहे होते हैं, और एट द सेम लेवल अगर आपको कोई और अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, जैसे अगर आप एज अ टीचर काम कर रहे हो और आपको अगर मैथ के टीचर हो, आपको इकोनॉमिक्स का मिल गया है सब्जेक्ट या इससे रिलेटेड कोई और है, तो हमने कहा आप उस अपॉर्चुनिटी को भी ऑब्टेन करते हो, यानी वर्टिकली भी आप अपवर्ड मूव कर रहे होते हो और हॉरिजेंटली भी अगर सेम लेवल पे भी आप कोई और एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी या रोल मिल रहा है तो आप उसे परफॉर्म कर रहे होते हो। थर्ड है हमारे पास लेटरल स्किल्स। ट्रेडिशनली पहले यही होता था कि आप जो कैरियर पाथ चूज़ करो वो आपको अपवर्ड मूव कर रहा हो, मैनेजमेंट लेवल इंक्रीज़ कर रहा हो, लेकिन आजकल एक नया कॉन्सेप्ट आया लेटरल स्किल। इसमें बेसिकली क्या करते हो, लेटरल मूव्स होते हैं, यानी क्रॉस साइड मूव्स होते हैं। आप एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में मूव कर जाते हो, लेकिन आपका सैलरी रेंज सेम रहती है, आपका लेवल ऑफ जॉब सेम रहता है, लेकिन बेसिकली इसका पर्पज़ क्या होता है कि नई स्किल्स लर्न करना, चैलेंजेस एक्सेप्ट करना। तो बेसिकली इस कैरियर पाथ में एम्प्लॉई जो होते हैं वो नई स्किल्स लर्न कर रहे होते हैं, नया नॉलेज, नई एबिलिटीज़ लर्न कर रहे होते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट में काम करके, लेकिन हमने कहा उनका लेवल ऑफ अथॉरिटी वो सेम रहता है, या जिस लेवल पे पहले काम कर रहे हैं वो ही रहता है। नेक्स्ट है हमारे पास ड्यूल कैरियर पाथ। ड्यूल कैरियर पाथ दैट रिकॉग्नाइज that technical specialist can and should be allowed to continue to contribute their expertise to a company without having to become manager. इस
किस्म के कैरियर पाथ में बेसिकली आप अपने एम्प्लॉय को अपवर्ड ही मूव कर रहे होते हो, लेकिन हमने उनको कोई सुपरवाइजरी या मैनेजरियल पोजीशन नहीं दे रहे होते, किसी ऐसी पोजीशन पे उनको प्लेस नहीं कर रहे होते, आप उन्हें मैनेजर नहीं बना रहे होते, लेकिन वो जो काम परफॉर्म कर रहे होते हैं वो इनिशिएटिव ले रहे होते हैं, उनमें टेक्निकल एक्सपर्टीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, और कोई भी नया काम या नया टास्क अगर परफॉर्म करना है तो उसमें वो रिस्क टेकर होते हैं, इनिशिएटिव ले रहे होते हैं बेसिकली। ड्यूल कैरियर पाथ ज़्यादातर साइंस में ज़्यादा कॉमन है, मेडिकल में, आईटी में बहुत ज़्यादा, इंजीनियरिंग फील्ड में बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकल एक्सपर्टीज़ रिक्वायर्ड होती हैं। बेसिकली जो एम्प्लॉयज़ जिनके पास बहुत ज़्यादा स्किल होती हैं, आप उन्हें अथॉरिटीज़ असाइन कर देते हो कि अगर सपोज नई प्रोडक्ट बनानी है, कोई इनोवेटिव काम करना है, कोई इनोवेटिव फीचर ऐड करना है, तो उनके पास इतनी पावर होती है या अथॉरिटी होती है कि वो एज सच वो काम स्टार्ट कर सकते हैं ऊपर मैनेजमेंट से अप्रूवल के बगैर, या हमने कहा आपने उसको इतनी अथॉरिटी दी होती है, लेकिन उन्हें कोई मैनेजमेंट पोजीशन असाइन नहीं की होती कि ये वो सुपरवाइज़र है या ऐसा कुछ। वो काम एज अ टेक्निकल स्पेशलिस्ट परफॉर्म कर रहे होते हैं, लेकिन उनके पास वो अथॉरिटी होती है। नेक्स्ट है हमारे पास कैरियर डेवलपमेंट। कैरियर डेवलपमेंट बेसिकली ये अप्रोच है जिसमें ऑर्गेनाइजेशंस अपने एम्प्लॉयज़ या लोगों को हेल्प आउट कर रही होती है कि उनको अपनी करंट जॉब जो परफॉर्म कर रहे हैं या जो फ्यूचर जॉब परफॉर्म करने के लिए उन्हें जो स्किल्स रिक्वायर्ड है, जो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, उस स्किल्स और एक्सपीरियंस को एक्वायर करने के लिए अपने इंडिविजुअल्स या एम्प्लॉय को हेल्प आउट करना बेसिकली कैरियर डेवलपमेंट कहलाता है। हमने ट्रेनिंग और डेवलपमेंट बेसिकली पहले किया हुआ था। ट्रेनिंग मैंने आपको बताया था कि अपनी करंट जॉब को परफॉर्म करने के लिए जो स्किल्स रिक्वायर्ड है वो बेसिकली हम ट्रेनिंग के थ्रू ऑब्टेन कर रहे होते हैं, और फ्यूचर की नीड्स को देखते हुए या फ्यूचर में जो स्किल्स रिक्वायर्ड है उसको लर्न करना बेसिकली डेवलपमेंट होता है। कंपनीज़ की पॉलिसीज़, उनकी प्रमोशन से रिलेटेड, एम्प्लॉय काउंसलिंग से रिलेटेड, या फ्यूचर में एक्सेल करने के लिए उनको अपॉर्चुनिटीज़ कौन कौन सी अवेलेबल हैं, वो एम्प्लॉय को हेल्प आउट करती है उनका कैरियर डेवलप करने में। कैरियर डेवलपमेंट में बेसिकली कंसिस्ट कर रहा होता है स्किल्स, एजुकेशन, एक्सपीरियंस और बिहेवियर मॉडिफिकेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम। अपने काम को परफॉर्म करने के लिए आप अपना बिहेवियर कैसे चेंज करोगे या मॉडिफाई करोगे, या उसको प्रॉपरली कैसे डिफाइन करते हो आप अपने बिहेवियर को, अपनी स्किल्स को या एजुकेशन को, ताकि आप अपना काम ज़्यादा बेटरली परफॉर्म कर सको, कंपनी के वैल्यू ऐड हो उसके परफॉर्मेंस में। कैरियर डेवलपमेंट बेसिकली ऑनगोइंग प्रोसेस होता है। जो एम्प्लॉय इंडिविजुअल काम कर रहे होते हैं वो इन्हें इंपॉर्टेंट रिसोर्स कंसिडर कर रहा होता है। ट्रेनिंग मैंने जैसे आपको बताया ना, डिफ़र कर रहे होते हैं, ट्रेनिंग और कैरियर डेवलपमेंट टोटली डिफ़र कर रहे होते हैं। ट्रेनिंग का पर्पस क्या होता है कि आपकी करंटली परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट करना, जबकि डेवलपमेंट का पर्पस ये होता है कि आपको नई स्किल्स सिखाना जो फ्यूचर में आपके काम आए, यानी इन्वेस्टमेंट करना आपके स्किल्स में, ताकि आप वर्कर की कैपेबिलिटी इंक्रीज़ करना। कैरियर डेवलपमेंट ना सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन बल्कि इंडिविजुअल्स की नीड को भी पूरा कर रहा होता है। ऑर्गेनाइजेशन की नीड को किस तरह फुलफिल करता है कि ऑर्गेनाइजेशंस फोरकास्ट करती हैं कि फ्यूचर में उन किस किस्म की टेक्नोलॉजी आएगी, या सपोज अपना काम अगर वो सिस्टम चेंज करेंगी तो एम्प्लॉय को कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड होंगी, तो उनके अकॉर्डिंगली फ्यूचर नीड्स को देखते हुए ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, और इंडिविजुअल्स को हेल्प आउट करता है कि फ्यूचर में जब काम को परफॉर्म करने के तरीके चेंज होंगे तो उनके पास ऑलरेडी स्किल्स अवेलेबल होंगी, उन्हें कंपनी को जो छोड़ के जाना नहीं पड़ेगा, वो फ्रस्ट्रेटेड नहीं होंगे कि काम समझ नहीं आ रही। और कैरियर डेवलपमेंट में आप अपने एम्प्लॉयज़ को कैरियर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो। वर्क लाइफ क्वालिटी इंप्रूव करने में बेसिकली ये हेल्प आउट कर रहा होता है। नेक्स्ट है हमारे पास कैरियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट मेथड। कैरियर को प्लान करना या प्लानिंग और डेवलपमेंट के लिए जो कौन से मेथड आप अडॉप्ट कर सकते हैं, नंबर ऑफ मेथड यूज़ किए जा सकते हैं एम्प्लॉय को जो उसकी कैरियर डेवलपमेंट में और कैरियर प्लानिंग में हेल्प आउट करते हैं। सबसे पहले है डिस्कशन विद नॉलेजेबल इंडिविजुअल्स। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो सुपीरियर होते हैं और सबऑर्डिनेट्स होते हैं वो मिलके बैठते हैं, डिसाइड करते हैं कि क्या कैरियर प्लानिंग और डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ बेस्ट हैं। ऑब्वियसली हर एम्प्लॉय का कैरियर जो चूज़ करेगा वो डिफरेंट होगा, तो इंडिविजुअल बेसिस पे वो डिसाइड करते हैं मिलके कि
पार्टिकुलर एम्प्लॉई या इंडिविजुअल के लिए क्या कैरियर प्लानिंग उसकी होगी और डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ क्या होंगी। बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन में हमने कहा सबऑर्डिनेट और सुपीरियर डिसाइड करते हैं। अगर कॉलेज वगैरह की बात करें, एकेडमिक सेटिंग की बात करें, कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ में हमने कहा कैरियर प्लानिंग और डेवलपमेंट की जो इन्फॉर्मेशन होती हैं वो यूनिवर्सिटीज़ अपने स्टूडेंट को प्रोवाइड कर रही होती हैं। अपने प्रोफेसर्स वगैरह से स्टूडेंट गाइडेंस ले सकते हैं अपने कैरियर के बारे में। यानी चाहे आप वर्किंग लाइफ में या आप एज अ स्टूडेंट काम कर रहे हैं तो आप अपने सीनियर से, अपने टीचर से, अपने प्रोफेसर से अपने कैरियर के बारे में गाइडेंस या एडवाइस ले सकते हैं। ये हेल्प आउट करता है आपको अपना कैरियर प्लान करने में। सेकेंड है हमारे पास कंपनी मटेरियल। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं वो अपने एम्प्लॉय को कैरियर प्लानिंग में हेल्प आउट करने के लिए मटेरियल प्रोवाइड कर रही होती हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल जॉब डिस्क्रिप्शंस कंपनीज देती हैं जो डिस्क्राइब कर रहा होता है कि किस टाइप की स्किल्स रिक्वायर्ड है पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए। तो इंडिविजुअल्स क्या करते हैं, मैच आउट कर लेते हैं, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को कंसिडर करते हैं और स्पेसिफिक टास्क या पोजीशन के लिए जो उन्होंने काम परफॉर्म करना होता है जॉब के लिए, उनके साथ उनकी स्किल्स मैच कर रही है या नहीं कर रही उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम। परफॉर्मेंस अप्रेजल हमने लास्ट लेक्चर में बात की कि जब आप अपने एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को एवेल्यूएट कर रहे होते हो और ये कैरियर प्लानिंग और डेवलपमेंट भी हेल्प आउट कर रहा होता है। एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ को नोट आउट करते रहते हैं और डिस्कस करते हैं उसके सुपरवाइजर के साथ स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को, और ये आइडेंटिफाई करते हैं कि उसे किस टाइप की डेवलपमेंट नीड्स रिक्वायर्ड है, ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है कि डेवलपमेंट रिक्वायर्ड है। अगर हमने कहा उसकी वीकनेस इतनी है कि उसे उन्हें ओवरकम नहीं कर सकता या डिफ़िकल्टी फेस आउट कर रही है उस पार्टिकुलर जॉब के लिए, तो अपना कैरियर वो चेंज कर सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास वर्कशॉप। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन वर्कशॉप कंडक्ट करती हैं। बेसिकली 2 से 3 दिन की वर्कशॉप होती है जो हेल्प आउट करती है एम्प्लॉय को उनको कैरियर डिसाइड करने में विद इन द कंपनी क्या कैरियर वो चूज़ कर सकते हैं। एम्प्लॉय क्या करते हैं, कंपनी की नीड्स को देखते हुए अपनी स्किल्स को मैच करते हैं, अपने कैरियर ऑब्जेक्टिव्स को मैच करते हैं कंपनी की नीड्स के साथ और आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा कैरियर उनके लिए बेस्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास पर्सनल डेवलपमेंट प्लान। इससे बेसिकली क्या होता है, जो एम्प्लॉय यानी बॉस होते हैं वो अपने एम्प्लॉय को इनकरेज करता है कि वो अपने प्लान्स लिखे, जो उसके पर्सनल प्लान्स हैं उनको राइट आउट करें। बेसिकली एम्प्लॉय की समरी होती है उसकी डेवलपमेंट नीड्स की और उन ऑब्जेक्टिव्स या नीड्स को वो कैसे ऑब्टेन करेगा उनका एक्शन प्लान भी लिखा जाता है। इसमें एम्प्लॉय जो होते हैं अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को एनालाइज कर रहे होते हैं, अपने ही प्लान जो उन्होंने डेवलप किए होते हैं उसके थ्रू। नेक्स्ट है हमारे पास सॉफ्टवेयर पैकेज। डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर पैकेजेस अवेलेबल हैं जो एम्प्लॉयज़ को हेल्प आउट कर रहे होते हैं उनको कैरियर चूज़ करने में। कैरियर प्लानिंग वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जो कैरियर प्लानिंग और काउंसलिंग में हेल्प आउट कर रही होती हैं। चैलेंजेस की बात करें जो कैरियर डेवलपमेंट में फेस करने पड़ते हैं, कोई भी कैरियर डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू करने से पहले ऑर्गेनाइजेशन को 3 बेसिक चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं या उन्हें कंसीडर करने की ज़रूरत है 3 चैलेंजेस को। सबसे पहले हु विल बी रिस्पॉन्सिबल, यानी अपने कैरियर प्लान्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, बहुत से एम्प्लॉय को इनकरेज करती हैं कि वो अपने कैरियर पर्सनल डेवलपमेंट प्लान्स की प्लानिंग के इम्प्लीमेंटेशंस में एक्टिव रोल प्ले करें, यानी वो अपने प्लान की जिम्मेदारी खुद लें, अपनी डेवलपमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाएं, चाहे वो मर्जर से रिलेटेड हो या एम्प्लॉय एम्पावरमेंट से रिलेटेड हो। लेकिन बेसिकली क्या चैलेंज क्या फेस करना पड़ता है हमने कहा एम्प्लॉय को, क्योंकि ऐसा ना तो प्लान्स कैरियर प्लान्स बनाने की इतनी अंडरस्टैंडिंग होती है, तो उन्हें जर्नल गाइडेंस रिक्वायर्ड होती है जो समटाइम नहीं प्रोवाइड की जाती। चैलेंज है कि ऑर्गेनाइजेशंस को अपने ये चैलेंज ऑर्गेनाइजेशन को बेसिकली फेस करना पड़ रहा होता है
कि एम्प्लॉय को अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है बेसिकली अपने प्लान्स कैसे, कैरियर प्लान्स कैसे डिवेल्प करे। तो उन्हें बेसिक अंडरस्टैंडिंग या गाइडेंस प्रोवाइड करनी चाहिए जो उन्हें उनके कैरियर को डिवेल्प करने में हेल्प आउट करे। नेक्स्ट है हमारे पास हाउ मच एम्फोसिस इज़ अप्रोप्रिएट। कैरियर इन्हेंसमेंट पे अगर बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज करना स्टार्ट कर दे तो हमने कहा ये भी ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस को हार्म पहुँचाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने कहा बहुत एक एम्प्लॉई है, अगर वो अपने कैरियर पे बहुत ज़्यादा फोकस कैरियर इन्हेंसमेंट बहुत ज़्यादा फोकस करना स्टार्ट कर दे तो क्या होगा, बेसिकली उसका क्या होगा, उसको लगेगा मुझे दूसरे एम्प्लॉय के साथ सोशलाइज ज़्यादा होना चाहिए, अपना इमेज मेंटेन करने में लग जाएगा, अपनी परफॉर्मेंस को छोड़ देगा, अपने इमेज पे ज़्यादा फोकस करना स्टार्ट कर देगा। हमने कहा जो कंपनी की इफेक्टिवनेस पे बुरा असर डाली क्योंकि वो परफॉर्म नहीं कर रहा, अब सिर्फ अपनी सेल्फ मेंटेनिंग पे लगा हुआ है एक तरह से। बहुत ज़्यादा जो साइड इफ़ेक्ट इसके होते हैं कैरियर डेवलपमेंट प्रोग्राम के वो ये है कि जो गोल्स या एक्सपेक्टेशंस एम्प्लॉई है वो बहुत ज़्यादा हाई सेट कर लेते हैं, अनरियलिस्टिक होते हैं, अनअचीवेबल होते हैं। तो जब वो अचीव नहीं होते वो डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं, परफॉर्मेंस पुअर होती है और एटलीस्ट वो कंपनी को छोड़ जाते हैं। आजकल क्योंकि हमने कहा डाइवर्स वर्कफोर्स होती है, डिफरेंट एज जेंडर्स बैकग्राउंड के लोग काम कर रहे होते हैं तो उन्हें सम टाइम डिफरेंट बैरियर फेस करने पड़ते हैं कैरियर एडवांसमेंट के लिए। तो हमने कहा कि इनको रिमूव करने की ज़रूरत होती है। जैसे फॉर एग्जांपल 1991 में एक स्टडी कंडक्ट की गई थी जिसमें ये बताया गया था कि माइनॉरिटीज़ और वेमेंस को पॉलिसी मेकिंग के लिए मेंटोरिंग वगैरह के लिए इस टाइप की एक्टिविटीज़ के लिए उन्हें मोस्टली कंसिडर नहीं किया जाता। तो हमने कहा ये बैरियर्स रिमूव करने की ज़रूरत होती है ताकि जो डाइवर्स वर्कफोर्स काम कर रही है उन्हें भी इंश्योर हो कि वो अपने कैरियर में फर्दर मूव कर सकते हैं। एक इफेक्टिव डेवलपमेंट प्रोग्राम को डिज़ाइन और इम्प्लीमेंट करने के लिए क्रिएटिव डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। कैरियर डेवलपमेंट प्रोग्राम की बेसिकली 3 फेजेस होती हैं। सबसे फर्स्ट फेज़ जो होती है उसे असेसमेंट फेज़ कहते हैं। इसमें बेसिकली क्या किया जा रहा होता है, असेसमेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं। वो सेल्फ असेसमेंट से लेके ऑर्गेनाइजेशनल असेसमेंट तक इन्वॉल्व होती हैं। इसका बेसिकली पर्पस क्या होता है, इसका बेसिक पर्पस ये होता है कि जो एम्प्लॉयज़ की स्किल्स और वीकनेस को आइडेंटिफाई किया जा सके। यानी सेल्फ असेसमेंट या असेसमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड कर रही है उन दोनों का पर्पस यही है कि एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ की वीकनेस को आइडेंटिफाई किया जा सके ताकि उसके कैरियर चूज़ करने में हेल्प आउट करे। सेकंड जो फेज़ कैरियर डेवलपमेंट में इन्वॉल्व है वो है डायरेक्शन फेज़। इसमें बेसिकली ये डिटर्मिन करते हैं कि कौन सा कैरियर जो एम्प्लॉय चूज़ करेगा और उन कैरियर गोल्स को अचीव करने के लिए क्या स्टेप फॉलो किए जाएंगे। इसमें इंडिविजुअल की कैरियर काउंसलिंग इंक्लूड होती है या इन्फॉर्मेशन सर्विसेज उसे प्रोवाइड की जा रही होती हैं जो उसे प्रॉपरली उसका कैरियर चूज़ करने में हेल्प आउट करती हैं और उन कैरियर गोल्स को अचीव करने में हेल्प आउट कर रही होती हैं। नेक्स्ट फेज़ जो हमारे पास होती है वो है डेवलपमेंट फेज़। डेवलपमेंट फेज़ में बेसिकली फ्यूचर्स की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हुए ऐसे एक्शंस परफॉर्म किए जा रहे होते हैं जो नई स्किल्स लर्न करने में और आपकी स्किल्स को इंक्रीज़ करने में बेसिकली हेल्प आउट कर रहे होते हैं। उन स्किल्स को लर्न करने में, इंक्रीज़ करने में जिनकी फ्यूचर में आपको ज़रूरत पड़ सकती है। बेसिकली ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट का एक वे है, आपकी ग्रोथ हो रही होती है क्योंकि आप नई स्किल्स लर्न कर रहे होते हो तो आप बेसिकली ग्रो कर रहे होते हो। डेवलपमेंट डिफरेंट फेजेस या डिफरेंट वेज में सीखी जा सकती है। 3 मेथड हैं इसके, मेंटोरिंग और कोचिंग वगैरह होती है, जॉब रोटेशन होती है, एक जॉब से दूसरी जॉब को आप मूव किया जाता है तो आप डिफरेंट स्किल्स या नॉलेज लर्न कर रहे होते, एक्सपीरियंस लर्न कर रहे होते हो। और ट्यूशन असेसमेंट प्रोग्राम्स कंडक्ट किए जाते हैं जो इंडिविजुअल्स को उसका कैरियर प्लान करने में हेल्प आउट कर रहे होते हैं। बेसिकली इसमें आप इंडिविजुअल्स को एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हो ताकि वो अपना कैरियर बेटरली चूज़ कर सकें। कोई भी इंडिविजुअल या पर्सन अपनी लाइफ के दौरान डिफरेंट स्टेजेस से गुजरता है। जो
इसी तरह हर पर्सन का कैरियर भी डिफरेंट स्टेजेस से मूव ऑन कर रहा होता है, जो उसके नॉलेज को, उसके प्रेफरेंसेस को, उसके ऑक्यूपेशंस को अफेक्ट कर रहा होता है। बेसिकली लोग हमने कहा कंटिन्यूस बेसिस पे या कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहे होते हैं, उनके व्यूज़ चेंज हो रहे होते हैं। डिफरेंट स्टेजेस अपनी लाइफ के डिफरेंट स्टेज पे हमारे डिफरेंट व्यूज़ होते हैं। कैरियर साइकिल की अगर बात करें कि कैरियर हमारा किन स्टेजेस से गुजरता है, ये मूव ऑन होता है, तो हमने कहा 5 बेसिक स्टेजेस होते हैं: ग्रोथ, एक्सप्लोरेशन, एस्टेब्लिशमेंट, मेंटेनेंस एंड डिक्लाइन। सबसे पहले ग्रोथ स्टेज, बेसिकली ये एज होती है आपके पैदा होने से लेकर 14 साल की उम्र तक की जो आपकी एज है, वो ग्रोथ स्टेज है। बेसिकली इसमें क्या करते हो, कोई इंडिविजुअल्स क्या होता है, उसके सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहे होते हैं, आप लोगों से इंटरेक्ट कर रहे होते हो, बात कर रहे होते हो। बेसिकली इस स्टेज पे आप अपनी आइडेंटिटी इस्टेब्लिश करते हो। सेकेंड स्टेज जो हमारे पास आ जाती है वो एक्सप्लोरेशन स्टेज। ये स्टेज 15 से लेकर 24 साल के दौरान होती है। इसमें क्या करते हैं, जो इंडिविजुअल होता है वो डिफरेंट ऑक्यूपेशंस को, जो अल्टरनेटिव्स को अवेलेबल होते हैं, उनको एक्सप्लोर कर रहा होता है। जैसे उसे वो देखता है कि आइदर वो डॉक्टर बनेगा, लॉयर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, अकाउंटेंट बनेगा, बैंकर बनेगा, क्या क्या उसके पास ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं, वो सबको मैच आउट कर रहा होता है अपनी स्किल्स के साथ, अपने इंटरेस्ट के साथ, अपनी एबिलिटीज़ के साथ, जो बेसिकली उसकी एजुकेशन से आ रही होती है, उसका जो वर्क एक्टिविटीज़ उसने परफॉर्म करनी होती है उनसे रिलेटेड होती हैं। वो यहाँ पे सब ऑप्शंस को एवेल्यूएट कर रहा होता है। नेक्स्ट स्टेज जो हमारे पास आती है वो एस्टैब्लिशमेंट स्टेज। ये बेसिकली 25 साल से लेके 44 ईयर्स की एज के दरमियान होती है। नॉर्मली ये वर्किंग लाइफ होती है लोगों की, प्राइमरी पार्ट होता है यहाँ पर। नॉर्मली इसमें आप काम परफॉर्म कर रहे थे, वर्क लाइफ स्टार्ट हो जाती है आपकी। इसमें एम्प्लॉय जो होते हैं, नॉर्मली जो लोग होते हैं, वो एक ऑक्यूपेशन जो उन्हें सूट कर रहा होता है, उनकी स्किल्स, नॉलेज या इंटरेस्ट से रिलेटेड वो चूज़ कर लेते हैं। उसे अपना परमानेंट कैरियर या अर्निंग का वे बनाने के लिए चूज़ बेसिकली कर लेते हैं। इस पीरियड के दौरान क्या होता है, अपनी एम्बिशंस को, अपने कैपेबिलिटीज़ को टेस्ट करते रहते हैं अपने ऑक्यूपेशंस के साथ। नेक्स्ट स्टेज जो होती है वो है मेंटेनेंस स्टेज। ये बेसिकली रफली होती है, ये 45 ईयर्स से 65 ईयर्स के दरमियान होती है। मेंटेनेंस स्टेज के दौरान आपने जहाँ पे काम कर रहे होते हैं, वर्क प्लेस में आपका एक नाम होता है, लोग आपको जानते होते हैं, आपने बहुत सी एफर्ट इंसर्ट की होती है वहाँ पे, और आप कैरियर से बेसिकली बहुत ज़्यादा अर्न कर रहे होते हो, यानी आप अपने कैरियर की पीक पे होते हो इस स्टेज के दौरान। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है डिक्लाइनिंग स्टेज, यानी ये रिटायरमेंट की स्टेज स्टार्ट हो जाती है। लोगों के पास पावर्स का लेवल या रिस्पॉन्सिबिलिटी का लेवल कम होना स्टार्ट हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता वो रिटायरमेंट की तरफ मूव करना शुरू हो जाते हैं। हमने कहा किसी भी कैरियर के दौरान ये डिफरेंट स्टेजेस हैं जो फॉलो की जाती हैं या उसे फेस करनी पड़ती है किसी भी एम्प्लॉय को। कैरियर मैनेजमेंट जो प्रोग्राम है उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए डिफरेंट प्रैक्टिसेस अडॉप्ट की जाती हैं, जिनको या ये वो स्टेप्स हैं जो आप अपने कैरियर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए फॉलो कर सकते हैं, उसमें हेल्प आउट करते हैं। बेसिकली सबसे पहले कि एम्प्लॉय के जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप एम्प्लॉय से, उसकी परफॉर्मेंस कैसी होनी चाहिए, क्लियरली आइडेंटिफाई करें। एम्प्लॉय को ट्रांसफ़र की अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, वो मूव कर सके। सक्सेशन प्लानिंग क्लियर होनी चाहिए, यानी अगर एक मैनेजर चला जाएगा तो उसकी जगह पर दूसरा मैनेजर कैसे आएगा या कौन आएगा, वो आप प्रॉपर प्लानिंग क्लियर होनी चाहिए। एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को बेसिकली हमने कहा जब आप उसे रिवॉर्ड देते हो, रिकग्निशन प्रोवाइड की जाती है कि पार्टिकुलर एम्प्लॉय में अच्छा काम परफॉर्म किया, अप्रिशिएट करते हो तो उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ करती है, तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप एम्प्लॉय को कंटिन्यूस बेसिस पे इंकरेज करते रहो कि अपने स्किल्स को वो असेस करता रहे ताकि उसकी करियर डायरेक्शन उसकी स्किल के अकॉर्डिंगली हो। और एम्प्लॉय को उसके कैरियर गोल्स को अचीव करने के लिए, चाहे वो शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, उसे टाइम्स और रिसोर्स प्रॉपर्ली प्रोवाइड करने चाहिए। स्टूडेंट, ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।